Class 10 Biology, Chapter 6 Life Process, NCERT Exercise, Question number 12. What are the differences between the transport of minerals in xylem and phloem? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जाइलम और फ्लोएम में मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के पहले हम इस वीडियो में समझेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। We all know plants are autotrophs. इसका मतलब प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट की रिक्वायरमेंट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वो सन से लेते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होती है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं। वाटर, प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये मिनरल्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो प्लांट अपनी वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट अपने नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स सॉइल से करते हैं। प्लांट सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट के रूट पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये रूट हेयर सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको लीफ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं और इसी फूड से प्लांट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, इस फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को होगी, लाइक प्लांट के फ्लावर्स में, फ्रूट में, स्टेम में या रूट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस फूड का प्लांट के लीफ से रूट और डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होना है। तो प्लांट में वाटर और मिनरल का रूट से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के लीफ तक, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से अपना फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। अब लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया है उसका ट्रांसपोर्ट लीफ से प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन लाइक स्टेम और रूट और फ्रूट में होता है, और लाइक प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं लाइक बड्स और फ्लावर, इसमें भी इस फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो स्मॉल प्लांट होते हैं जिसमें रूट और लीफ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट लीफ तक और लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया उसका ट्रांसपोर्ट रूट और डिफरेंट पार्ट्स तक सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हो जाता है। और हम जानते हैं डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हेल्प करता है इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन टॉल ट्रीज में जहां रूट और लीफ के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो क्या यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर सफिशिएंट हो पाएगा वाटर और मिनरल को उतनी हाइट तक ट्रांसपोर्ट करना? तो इसका आंसर है नो। डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा रूट से वाटर और मिनरल को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना और लीफ ने जो फूड बनाया है उसका ट्रांसपोर्ट रूट तक करना। तो टॉल ट्रीज में प्रॉपर वस्कुलर टिश्यू होते हैं वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन्हें हम वस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स की तरह वेल डेवलप नहीं होता, क्योंकि प्लांट को ह्यूमन बींग्स की तरह बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका रीजन है प्लांट मूव नहीं करते और प्लांट के बॉडी में मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स आर डेड। अब ये वस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। एक है जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा और दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वस्कुलर टिश्यू है वो जाइलम है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वस्कुलर टिश्यू है ये फ्लोएम है। ये वस्कुलर टिश्यू प्लांट के रूट से स्टेम और लीफ के वेन तक एक कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं और इसी कंटिन्यूअस चैनल के थ्रू वाटर और मिनरल का रूट से प्लांट के लीफ और डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है और जो फूड लीफ ने बनाया है उसका ट्रांसपोर्ट प्लांट के लीफ से रूट और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक होता है। तो चलिए हम वस्कुलर टिश्यू को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर एक हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें वहां पे जाइलम और फ्लोएम दिखेगा। जाइलम इनसाइड होता है और फ्लोएम आउटसाइड होता है। जाइलम और फ्लोएम हमेशा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एंड वन जाइलम और वन फ्लोएम को हम वस्कुलर बंडल कहते हैं।
जाइलम और फ्लोएम को हम इस स्टेम के वर्टिकल सेक्शन में भी देख सकते हैं। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो चलिए अब हम जाइलम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को प्लांट के रूट से लीफ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। जाइलम बना होता है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का। ये सेल्स हैं ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। Except xylem parenchyma, all the cells are dead cells. तो most of the xylem cells are dead. और xylem cells में tracheids and xylem vessels water और mineral को plant में transport करता है। Tracheids long और elongated cell है with tapered ending. Tracheids dead होते हैं। Vessels ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है और वेसल की वॉल काफी थिक होती है और वेसल के वॉल में लेग्निन प्रेजेंट होती है, इसलिए वॉल ऑफ वेसल को हम लिग्निफाइड वॉल कहते हैं। ये लेग्निन वेसल के वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। वेसल्स में अपर और लोअर सेल वॉल एब्सेंट होती है और वेसल भी डेड सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है और जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और जाइलम फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वाटर और मिनरल के सॉल्यूशन को हम सैप कहते हैं और प्लांट में वाटर और मिनरल का रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट होने को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब हम देखते हैं फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन लीफ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में अमीनो एसिड भी फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम की तरफ फ्लोएम भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है। ये सेल्स हैं सीव ट्यूब्स, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. Except phloem fiber, all the cells of phloem are living cells. तो हमने देखा था जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिसमें सिर्फ एक लिविंग होता है, बाकी डेड होते हैं। और फ्लोएम भी 4 डिफरेंट सेल्स का बना हुआ है और आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज डेड, बाकी सारे लिविंग हैं। सीव ट्यूब फूड ट्रांसपोर्ट करता है। सीव ट्यूब लॉन्ग और इलोंगेटेड सेल होती है विद थिन वॉल। सीव ट्यूब में अपर और लोअर सेल वॉल पूरी तरह एब्सेंट नहीं होती, ये पार्शियली प्रेजेंट होती है। सीव सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे सीव सेल्स लिविंग सेल है तो ये सर्वाइव कैसे करती है विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल। तो अभी इसका हम आंसर देखते हैं। सीव ट्यूब के एडजेसेंट में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं और कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंपेनियन सेल पूरी करता है। तो आई थिंक आप समझ गए कि सीव सेल लिविंग होता है तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कंपेनियन सेल के थ्रू होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है और फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट को बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम is known as translocation. तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जाइलम के अपर और लोअर सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होती है। और फ्लोएम में सेल वॉल पार्शियली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सेल वॉल परफोरेटेड होता है। जाइलम में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ये वन वे होता है, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, रूट से प्लांट के लीफ तक जाता है, इसलिए इसको हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी कहते हैं। लेकिन फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 वे होता है, यानी लीफ ने जो खाना बनाया है उसका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 वे ट्रांसपोर्ट होता है या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं जाइलम में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जाइलम में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट से लीफ तक होता है, यानी ये मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये जो मूवमेंट है वाटर और मिनरल का वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ना ताकि वाटर और मिनरल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो। तो जाइलम में वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए 2 फिजिकल फोर्स काम करते हैं, एक है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। तो चलिए पहले हम रूट प्रेशर को देखते हैं। प्लांट के रूट पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। अब हम इस रूट हेयर सेल का इनलार्ज स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने रूट हेयर सेल को दिखाया है और रूट हेयर के चारों तरफ सॉइल प्रेजेंट है। सॉइल में हमने ब्लू कलर से वाटर को रिप्रेजेंट किया है और वाटर के साथ मिनरल भी डिसॉल्व होते हैं, तो हमने रेड कलर से मिनरल को रिप्रेजेंट किया है। रूट हेयर सेल में और सॉइल में वाटर और मिनरल का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इवन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा इंश्योर रखता है कि सेल में और उसके बाहर के सराउंडिंग में कंसंट्रेशन हमेशा बैलेंस्ड हो, इवन हो। अब ये रूट हेयर सेल क्या करेगी ना, थोड़ी एनर्जी खर्च करके, और ये एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होगी,
एटीपी के फॉर्म में यूज करेंगे। अब इस एटीपी को खर्च करके ये रूट हेयर सेल बाहर से कुछ मिनरल्स या आयरन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप देखोगे सॉइल का जो मीडियम होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी सॉइल में जो मिनरल्स है वो कम है, मिनरल्स यानी सॉल्यूट कम है, और वाटर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। और सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब इसने मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा हो गया और वाटर कम हो गया। अब ये रूट हेयर सेल इस इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस करेगा? तो रूट हेयर सेल के पास दो ऑप्शन है, या तो ये मिनरल को वापस दे दे या तो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर ले। ये मिनरल्स वापस क्यों देगा? क्योंकि इसने एटीपी खर्च करके इस मिनरल को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, तो ये मिनरल क्यों देगा? तो अब क्या होगा, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर इस रूट हेयर सेल में आ जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर या किसी भी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपने डिफ्यूजन में भी वही देखा है कि मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है या वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ डिफ्यूजन में किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो दोनों के डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में मूवमेंट टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज हायर टू लोअर। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस बिटवीन टू एरिया इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होगा उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। तो हमने देखा दोनों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के केस में मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, यानी कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई, इसमें पार्टिकल का मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेडियंट हुआ। तो जिस ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो बोथ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑन द अदर हैंड जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है, osmosis occurs only in liquid medium and diffusion occurs in any medium whether it is solid, liquid or gas. ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है और डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको ये याद रखनी है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दोनों में जो मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड मीडियम में होता है और डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, लाइक सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है और डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बाद रूट हेयर सेल में क्या हुआ। अब इस रूट हेयर सेल ने मिनरल भी एब्जॉर्ब कर लिया और वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन गया। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या रूट प्रेशर कहते हैं। अब ये रूट हेयर सेल क्या करेगी, वाटर और मिनरल को अपने एडजेसेंट सेल में देगी। रूट हेयर इस एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को रूट के जाइलम वेसल में देगी। रूट का जाइलम वेसल कनेक्टेड है स्टेम के जाइलम वेसल से, तो ये स्टेम के जाइलम वेसल में चला जाएगा और स्टेम के जाइलम वेसल से ये लीफ तक ट्रांसपोर्ट होगा। तो आइए थोड़ा हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं। रूट के एपिडर्मिस पे जो फाइन हेयर होती है इसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। उसके बाद आता है रूट का एपिडर्मिस, उसके बाद है रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद रूट का एंडोडर्मिस होता है। रूट हेयर ने जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट के वस्कुलर टिश्यू में और रूट के वस्कुलर टिश्यू से ये स्टेम के वस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद ये प्लांट के लीफ में ट्रांसपोर्ट होगा वस्कुलर टिश्यू के थ्रू। अब हम देखते हैं ये जाइलम वेसल में ये वाटर का कॉलम कैसे मेंटेन रहता है। ये वाटर का कॉलम मेंटेन होता है वाटर के दो प्रॉपर्टी के कारण। ये दो प्रॉपर्टी है कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल एंड एडेसिव फोर्स होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो अगर हम जाइलम वेसल का इनलार्ज स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हमने ब्लू कलर से वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है और ये जाइलम वेसल के वॉल हैं। और दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ रखती है और वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के वॉल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। एडेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल को जाइलम के वॉल से स्टिक रखती है। रूट प्रेशर से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाता।
तो टॉल ट्रीज में सिर्फ रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है वाटर और मिनरल को रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे दूसरा प्रेशर काम करती है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो आई थिंक हमने रूट प्रेशर को अच्छे से समझ लिया है। ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जाइलम वेसल में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसे समझने के लिए हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को थोड़ा रिकॉल करेंगे। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन में एक्सेस ऑफ वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट के लीफ से स्टोमेटा के थ्रू वाटर का इवेपोरेशन होता है और स्टेम से लेंटिसल के थ्रू वाटर का इवेपोरेशन होता है। प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है उसका मैक्सिमम पोर्शन वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से रिलीज कर देती है। तो आइए अब हम समझते हैं ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। लीफ के मेसोफिल सेल में जो वाटर प्रेजेंट होगी, ये वाटर कांटेक्ट में होगी लीफ में जो जाइलम वेसल है उसके, और स्टेम में जो जाइलम वेसल है उसके, और रूट में जो जाइलम वेसल है उसके। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होती है पूरी कनेक्टेड होती है प्लांट के रूट से स्टेम और लीफ तक, तो ये पूरी वाटर की एक कॉलम होगी। और जब ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा से ये वाटर रिलीज होगा तो इस मेसोफिल सेल में एक वैक्यूम क्रिएट होगा और इस वैक्यूम के कारण एक सक्शन पुल जनरेट होगा। इसी सक्शन पुल को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। अब इस सक्शन के कारण वाटर जाइलम वेसल में पुल होगा। लीफ के मेसोफिल सेल में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके कारण, तो ये मेसोफिल सेल लीफ के जाइलम वेसल से वाटर को पुल करेगी और लीफ का जाइलम वेसल स्टेम के जाइलम वेसल से इस वाटर को पुल करेगी, और उसी तरह स्टेम का जाइलम वेसल रूट के जाइलम वेसल से इस वाटर को पुल करेगी। इसी तरह वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा। तो आपको समझना है ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस हुआ इवेपोरेशन के थ्रू, उससे एक पुल जनरेट होता है और वो वाटर को पुश करती है from downward to upward, and due to this transpiration pull water is able to rise to great height in tall trees. अब इस ट्रांसपिरेशन पुल को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप जूस को स्ट्रॉ से सक करते हो तो जूस ऊपर आता है, ठीक उसी तरह प्लांट में ये जो वेसल है एक स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं और जो इवेपोरेशन हुआ वो सक्शन का काम किया और वाटर को सक किया, यानी इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस हुआ वो वाटर के एब्जॉर्प्शन से फुलफिल हुआ। हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, जो अभी हमने डिस्कस किया है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज रिप्लेस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट। और ट्रांसपिरेशन प्लांट के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब हमने ट्रांसपिरेशन पुल को समझ लिया है, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि रात में जब स्टोमेटल पोर्स क्लोज रहती है यानी कि ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो उस वक्त प्लांट में ये वाटर कॉलम कैसे मेंटेन रहता है। प्लांट में ये वाटर कॉलम मेंटेन होता है रूट प्रेशर के कारण। रूट प्रेशर से जो वाटर का राइज होता है वो बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए टॉल ट्रीज में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही होता है। तो हमने जाइलम टिश्यू और जाइलम में वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को समझ लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा क्विकली रिकॉल करते हैं। जाइलम प्लांट में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के रूट से लीफ एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड मोस्ट ऑफ द जाइलम सेल आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ऑल द जाइलम सेल्स आर डेड, एंड ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंड द फ्लो इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। तो हमने देखा है जाइलम में जो फ्लो होता है वो ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। It does not require any ATP, so it is a passive transport, and water is transported by two physical force, that is transpiration pull और root pressure. अब हम देखते हैं फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। लीफ जो फूड प्रिपेयर करती है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। अब इस फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकती है, लाइक इस ग्रोइंग बर्ड को इस फूड की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि इस बर्ड को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट इसी फूड से फुलफिल करेगा। इस फूड की रिक्वायरमेंट इस फ्लावर को भी हो सकती है, इस स्टोरेज ऑर्गन रूट को भी हो सकती है और स्टेम को भी हो सकती है। फ्लोएम इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो ये ग्लूकोज लीफ ने बनाया है ये ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। लीफ इसको ट्रांसपोर्ट करने के पहले सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखनी है कि प्लांट जो फूड सिंथेसाइज करता है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। दोनों ग्लूकोज और सुक्रोज शुगर का ही एक फॉर्म है। और जब ये प्लांट में फूड स्टोर होता है तो आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा है एक्सेस ऑफ फूड जो प्लांट स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं।
तो आपको यहाँ बिल्कुल याद रखनी है कि प्लांट ने जो फूड बनाया वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया, लेकिन इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के पहले उसको सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये फूड सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये स्टोरेज ऑर्गन में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम देखते हैं इस सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन लीफ में कैसे होता है। तो ये लीफ एटीपी खर्च करके इस सुक्रोज को अपने नियरेस्ट फ्लोएम सेल में दे देगी, और ये प्रोसेस में एटीपी यूज हुआ है, इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब सुक्रोज रिसीव करने के बाद इस फ्लोएम सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अपने कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये फ्लोएम टिश्यू अपने एडजेसेंट जाइलम टिश्यू से वाटर एब्जॉर्ब करेगी, और वाटर और सुक्रोज एब्जॉर्ब करने के बाद ये फ्लोएम टिश्यू हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। तो अब इस हाई प्रेशर जोन से फूड का ट्रांसफर होगा लो प्रेशर जोन में, यानी कि लो प्रेशर जोन का मतलब है उस एरिया में इस फूड का ट्रांसपोर्ट होगा जिस एरिया में फूड की रिक्वायरमेंट है। अब फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के लोअर पार्ट में है, तो फ्लोएम इस वाटर और सुक्रोज को नीचे के डायरेक्शन में डिफ्यूज कर देगा। और मान लीजिए नीचे कोई बड होगी, इस बड को ये फूड चाहिए, तो ये फ्लोएम टिश्यू सुक्रोज इस बड में ट्रांसफर कर देगा। अब सुक्रोज देने के बाद इस फ्लोएम सेल में वापस से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और वाटर ज्यादा हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसमें जो वाटर है वो वापस से जाइलम सेल को दे देगी। तो यहाँ पे आपने देखा वाटर एक मीडियम का काम कर रही है। यहाँ पे वाटर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का एक मीडियम है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में जैसे ब्लड काम करती है, हमारे बॉडी में ब्लड डाइजेस्टेड फूड को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, उसी तरह फ्लोएम में जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम वाटर है, और ये वाटर जाइलम टिश्यू से मिलता है। अगर इस फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में होती तो इस सुक्रोज को वो ऊपर के डायरेक्शन में डिफ्यूज कर देता। स्प्रिंग सीजन में रूट में स्टोर्ड फूड का ट्रांसपोर्ट रूट से प्लांट के ग्रोइंग लीफ बड में होता है। अब फूड का ट्रांसपोर्ट समझने के बाद हम फ्लोएम टिश्यू और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को क्विकली समराइज करते हैं। Phloem transport food prepared by leaf to the other parts of the plant. Most of the phloem cells are living. Except phloem fiber, all the phloem cells are living. Sieve tube of phloem tissue is responsible for the transportation of food. The flow in phloem is bidirectional. हमने देखा है phloem में फूड का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। मतलब जहां भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी उस डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। It requires energy in the form of ATP, so it is active transport. अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन समझने के बाद हमारा आंसर है जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अमीनो एसिड, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रैकिट्स एंड वेसल्स व्हिच आर डेड सेल्स, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय सीव ट्यूब्स व्हिच इज लिविंग सेल, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज कॉल्ड बाइडायरेक्शनल. Transport in xylem occurs with simple physical force, that is transpiration pull and root pressure. Transport in phloem requires energy in the form of ATP.